तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सजेशन है, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि जितने क्वेश्चन हैं आप सारे कवर कर पाएँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपके इन 25 क्वेश्चंस को अगर हम कवर कर रहे हैं तो इन 25 सवालों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं 25 में से, इसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो जनरल स्टडीज़ की जो नॉलेज है वो कितनी है, तैयारी अभी आपकी कितनी किस हिसाब से चल रही है। बाकी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार करती है, यानी कि जहाँ पे धरती को थोड़ा गर्म करने में हेल्प करती है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होती तो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन गैस है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। तो नाइट्रोजन अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो न्यूक्लियस है एक एटम का, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। क्या उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो एक न्यूक्लियस होता है एक एटम का, उसके अंदर ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। फिर आता है कि इनमें से किसने जो पेनिसिलिन थी उसकी डिस्कवरी की थी। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लुई पाश्चर ने नहीं की है, रॉबर्ट कॉच ने भी नहीं की है, एडवर्ड जेनर ने भी नहीं की है। इन सभी साइंटिस्ट के नाम क्यों आते हैं, इन सभी डिस्कवरर्स के नाम क्यों आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि लुइस पाश्चर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट कॉच ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, और एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। फिर नेक्स्ट आता है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो इनमें से किसको हम यूनिवर्सल डोनर मानते हैं। ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, या ए बी पॉजिटिव को। तो पहली बात तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ है, ओ ग्रुप है, और उसमें भी ओ में भी ओ नेगेटिव है, खासकर ओ पॉजिटिव नहीं। तो ओ नेगेटिव जो है एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। फिर नेक्स्ट आता है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनमें से क्या है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है क्या स्पीड ऑफ लाइट, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट आता है नाट्य शास्त्र इनमें से किसने लिखा था। भारत मुनि ने, पनीनी ने, पतंजलि जी ने, या कालिदास ने। तो नाट्य शास्त्र लिखा था, बहुत ही फेमस है, भारत मुनि ने। फिर नेक्स्ट आता है इनमें से किस डायनेस्टी ने खजुराहो टेम्पल्स बनाए थे। चालुक्य डायनेस्टी ने, चंडेल ने, पल्लवा ने, या चोला ने। तो उसका सही जवाब है चंडेल। तो चंडेल राजाओं ने, चंडेल शासकों ने खजुराहो के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनका निर्माण करवाया था। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी गुप्ता एम्पायर की, ये पूछा जा रहा है। प्रकृत थी, संस्कृत थी, पाली थी, या अरेबिक थी। तो उसका सही जवाब है संस्कृत। संस्कृत भाषा का जो अपने आप में एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे रहा है। फिर नेक्स्ट आता है जो सांची स्तूप है वो इनमें से किसके एरन में बनाया गया था। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, या हर्षा के। तो ये बनाया गया था अशोक के टाइम पे। तो अशोक ने सांची स्तूप को बनवाया था। फिर नेक्स्ट आता है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो केरला में, जिसका उद्गम हुआ, उत्पत्ति केरला में हुई। तो मोहिनी अट्टम है क्या, भरतनाट्यम है, कथक है, या मणिपुरी है। देखिए, मणिपुरी से अपने आप में समझ में आ रहा है कि ये मणिपुर से होगा। कथक जो है वो उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घराने हैं, चाहे लखनऊ घराना हो और भी बनारस घराना है। तो ये जितने भी घराने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से कथक का निर्माण होता है। भरतनाट्यम जो है वो हमें तमिलनाडु की ओर ले जाता है। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर भरतनाट्यम चलता है। तो केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो कौन सा है, वो मोहिनी अट्टम है। फिर नेक्स्ट आता है कि हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनमें से पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। नेक्स्ट आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आएगा कि मिनिमम एज क्या है कि किसी राज्य का आप गवर्नर बन सकें। तो मिनिमम एज जो है गवर्नर बनने की वो वही है जो मिनिमम एज होती है प्रेसिडेंट बनने की, यानी कि 35 साल। तो 35 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज जिससे कि आप गवर्नर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी भारत की। इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, सरोजनी नायडू थी या सुचिता कृपलानी थी। तो इंदिरा गांधी ही पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं भारत की। जो टर्म है कैबिनेट मिशन, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। साइमन कमीशन से, क्रिप्स मिशन से, विविल प्लान से या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से। तो कैबिनेट मिशन जो एसोसिएटेड है वो भारत की आज़ादी से एसोसिएटेड है, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट आता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो इनमें से क्या कहता है कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। नहीं, एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी को आप नष्ट कर सकते हैं लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं, आप नष्ट भी नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ बिल्कुल, कि ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते, ये सही जवाब है। और एनर्जी कैन बी बोथ क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, नहीं, ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। इनमें से किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, सबको पता ही है कि लाल प्लैनेट यानी कि जो किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। तो लाल ग्रह के नाम से मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है, वही फेमस है। नेक्स्ट आता है जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का वाटर वेपर को पानी में, यानी कि अगर आपको वाटर वेपर को आप वाटर बना रहे हैं गैसियस फॉर्म से, जो वाष्प है, वाष्प से अगर आप लिक्विड बना रहे हैं, तरल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं। इवेपोरेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं। तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या एक फंडामेंटल सोर्स नहीं है, फंडामेंटल फोर्स नहीं है नेचर में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो एक फंडामेंटल फोर्स कौन सी नहीं है नेचर की, मैग्नेटिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट आता है कि रेजिस्टेंस की इनमें से यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस की यूनिट एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वॉट है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। तो सी ऑप्शन जो ओम है वो इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है। तो इकाई क्या है ऊर्जा की, जूल है, वॉट है, कैलोरी है या किलोवाट आवर है। तो जूल, तो जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से क्या एक प्रॉपर्टी नहीं है लाइट की। रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है या रेडियो एक्टिविटी है। तो इसका सही जवाब है रेडियो एक्टिविटी। देखिए, लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है, अपवर्तन भी करती है, डिफ्रैक्ट भी करती है, विवर्तन भी करती है, इंटरफेरेंस भी करती है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी तो क्वालिटी है न्यूक्लियर चीज़ों की, जैसे कि प्लूटोनियम, थोरियम, है ना, उनके अंदर होता है रेडियो एक्टिविटीनेस। तो बाकी लाइट के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आता है जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या प्रोसेस है कि जिससे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो फोर्स जो होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस को किसी भी एटम के, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं या वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, एक एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वो साथ में रहे उसके लिए एक बहुत ही मजबूत न्यूक्लियर फोर्स की ज़रूरत होती है जो उस एटम के अंदर उस न्यूक्लियस को बनाए रखती है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है साउंड वेव्स की। तो जैसे हमने अभी जो लाइट वेव्स हैं उसकी प्रॉपर्टी देखी कि रेडियो एक्टिविटी नहीं है, अब देखते हैं इनमें से क्या एक प्रॉपर्टी नहीं है साउंड वेव्स की। तो रिफ्लेक्शन, बिल्कुल साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट भी करती हैं, डिफ्रैक्ट भी करती हैं। क्या पोलराइज करती हैं, नहीं, पोलराइज नहीं करती हैं। तो पोलराइज लाइट करती है, साउंड वेव्स नहीं करती हैं। तो 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। तो अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपका सही कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं, आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी इशू है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। बाकी और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनवानी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।